जीरो के फॉर्म में कर दिया, बाइनरी लैंग्वेज में कर दिया, तो आपका ये क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वांटिटेटिव का फायदा ये है कि आप यहाँ भी जोड़ के टोटल निकाल सकते हैं, यहाँ भी जोड़ के टोटल निकाल सकते हैं। इस जोड़ने से फायदा ये हो गया कि आप बता सकते हैं कि जो चौथा मुद्दा है इस पर ज्यादातर लोग सहमत हैं। चौथा जो थीम है उस पर ज्यादातर लोग सहमत हैं, फॉलोड बाय थीम 2। यानी 10 लोगों में से ज्यादातर लोग चौथे और दूसरे मुद्दे पर सहमत हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन आप ये बता सकते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 2 मुद्दों पर सहमत है, 2 और मैक्सिमम 3 मुद्दों। तो जैसे ही आपने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बनाया, तस्वीर साफ होने लगती है कि क्या मतलब निकल के आ रहा है। थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ सकते हैं, कोरिलेशन निकाल लीजिए। कोरिलेशन निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि 2 and 3 आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। जब लोगों ने तीसरे मुद्दे से सहमति दर्शाई है तो दूसरे मुद्दे से सहमति नहीं दर्शाई। यानी जब लोग तीसरे को हाँ कहते हैं तो दूसरे को अक्सर ना कहते हैं। आप तुरंत क्वांटिटेटिव पे आप रिजल्ट निकालने लगेंगे और आप आगे हायर स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो ये बताता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बीच में जो अंतर हमें लग रहा है, जो लगता है कि दोनों अलग अलग तरह के हैं, वो उतना बड़ा अंतर नहीं है। ये केवल विचार का अंतर है, सोच का अंतर है। क्वालिटेटिव को आप बड़ी आसानी से क्वांटिटेटिव में बदल सकते हैं और ये वाइस वर्सा भी जा सकता है। क्वांटिटेटिव को भी आप क्वालिटेटिव में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये पूछा कि किसी जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा देना कितना उचित है और आपने 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया। अगर ये किसी व्यक्ति ने 2 कहा तो ये 2 का अपने आप में कोई मतलब है? 2 का जब कोई अर्थ बताएंगे तभी ना। तो क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो बिना क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के कुछ नहीं है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बिना क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के कुछ नहीं है। पहले उदाहरण में हमने बताया कि आप क्वालिटेटिव को जब चाहे क्वांटिटेटिव में बदल सकते हैं, यानी गुणात्मक जो डेटा है उसको मात्रात्मक में बदल सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा भी है, मात्रात्मक को जब तक गुणात्मक में नहीं बदलेंगे उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़ा अच्छा जोक सुना होगा, ये लो मिठाई खाओ, क्यों? मैं रेस में सेकंड आया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कितने दौड़े थे? 2। नहीं, है ना? कितने दौड़े थे? 2। ये लीजिए मिठाई खाइए। क्या हुआ? हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ है। हम लोगों के जमाने में फर्स्ट क्लास का मतलब था नहीं, 60% से पास होगा मतलब घर द्वार छोड़िए, मोहल्ले भर में मिठाई बन जाती नहीं। और आजकल रिजल्ट आता है, मुंह फुला के मम्मी पापा बैठे होते, क्या हुआ? अरे खाली 90 पाया है। नहीं, खाली 90 पाया है। और उसी पे जो बनता शर्म करो, इतने में तो हम लोग 2 लोग पास हो जाते थे। बल्कि 3 लोग पास हो जाते थे। आजकल लोग 99 पा जाते हैं, उतने में 3 लोग हम लोग पास हो जाते थे। तो बिना क्वांटिटेटिव को जब तक क्वालिटी नहीं आप दर्शाएंगे, जब तक उसका मतलब नहीं बताएंगे, वो क्वांटिटी अपने आप में किसी काम की नहीं।
सब्जी खरीदने जाइए, आप कहिए टमाटर कैसे किलो, उसने कहा 10। आप बड़े खुश हुए, 1 किलो तुलवा लिए, उसने कहा 90 रुपया दीजिए। आप पूछेंगे 10 बताया था तुम तो हमने तो 10 का 1 बोला था। आजकल वही कंडीशन है। तो जब तक आपको क्वालिटी नहीं जुड़ेगी 10 रुपए का कितना, तब तक 10 अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अंकों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक उसके साथ क्वालिटी न जुड़े। तो जैसे क्वालिटेटिव को आप क्वांटिटेटिव बदल सकते हैं शोध के लिए, उसी तरह से क्वांटिटेटिव को जब तक क्वालिटेटिव में नहीं बदलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और इसलिए डेटा क्वांटिटेटिव करें या क्वालिटेटिव करें, इससे भरमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करता है कि डेटा कैसा होगा। अब हम बात करेंगे फैलेसी की। जब भी आप रिसर्च करते हैं, फैलेसी टर्म होता है एरर इन रीजनिंग, और ये बड़ा अच्छा टर्म है। ये बताता है कि शोध करने में हम एक न एक गलती जरूर करते हैं, या तो इधर वाली या इधर वाली। तो 2 फैलेसीज की बात की गई है। पहली फैलेसी की बात की गई है इकोलॉजिकल फैलेसी। इकोलॉजिकल फैलेसी एक ऐसी घटना है जब हम समूह के आधार पर किसी एक यूनिट का इवैल्यूएशन करने लगते हैं, ग्रुप के आधार पर एक का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल फैलेसी इसको कहते हैं। उदाहरण दिया आपको, एक क्लास का आपने रिजल्ट देखा, एवरेज रिजल्ट आया कि 99% है। इस क्लास के बच्चों ने 10th में 99% एवरेज पाया है। और उस क्लास के एक बच्चे को आपने कहीं देखा, आप बड़े खुश हुए कि इसने तो ये तो उसी क्लास का है, ये उसी क्लास का है, इसलिए ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। ठीक है, क्लियर हुआ उदाहरण। आपने एक क्लास के रिजल्ट्स का एवरेज देखा कि 99% है। उस क्लास का एक व्यक्ति आपको कहीं मिल गया, आप बड़े खुश हो गए कि ये उसी क्लास का है, इसका मतलब ये 99% पाया। जरूरी नहीं हो सकता वो 60 ही पाया हो, बाकी सारे 100 वाले थे इसलिए उसका भी एवरेज 90 आ गया। इस फैलेसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल फैलेसी, यानी ग्रुप के परफॉर्मेंस के आधार पर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को गलत परसीव कर लेना, गलत देख लेना। समूह के आधार पर व्यक्ति को गलत देख लेना, ये इकोलॉजिकल फैलेसी है। दूसरी जो फैलेसी है वो एक्सेप्शनल फैलेसी है, ये उसका उल्टा है। एक व्यक्ति के परफॉर्मेंस के आधार पर पूरे समूह के परफॉर्मेंस को अज्यूम कर लेना, ये एक्सेप्शनल फैलेसी है। आपको एक व्यक्ति बुरा मिल गया तो पूरे समाज को बुरा मान लेना, ये एक्सेप्शनल फैलेसी है। या एक व्यक्ति अच्छा मिल गया तो पूरे समूह या समाज को अच्छा मान लेना, ये एक्सेप्शनल फैलेसी है। दुर्भाग्य ये है कि हम अपने रिसर्च में इन दोनों में से किसी न किसी एक फैलेसी के शिकार अक्सर हो जाते हैं अगर सावधानी न रखें। जब भी हम शोध के स्ट्रक्चर को करना चाहते हैं तो हम आवर ग्लास अप्रोच को लगाते हैं। ब्रॉड से शुरू करते हैं, ब्रॉड पे खत्म करते हैं। ब्रॉड से शुरू करके नैरो डाउन करते हैं, एनालिसिस तक आते आते, एंड आफ्टर एनालिसिस वी ब्रॉड एक्सटेंड इट अगेन सो दैट वी यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ होल ग्रुप। हम पहले ब्रॉड क्वेश्चन लेते हैं, नैरो डाउन करते हैं, पिन पॉइंटेड आते हैं, उस पिन पॉइंटेड पे डेटा कलेक्ट करते हैं। जो रिजल्ट मिलता है ये हम मानते हैं कि ये सारे लोगों के लिए सही होगा। तो ये हम आवर ग्लास अप्रोच को
रिसर्च में लेके आते हैं। अक्सर रिसर्च को आप देखेंगे कि दो डायनेमिक्स में, दो ड्यूअलिज्म में बांटा गया है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव व्हेन यू जनरेट अ थियरी फ्रॉम द डेटा, डिडक्टिव व्हेन यू टेक अ थियरी एंड ट्राई टू प्रूव समथिंग। तो ये ड्यूअलिज्म नहीं है, ये एक्चुअली लिंक्ड है, और इसको यहाँ इसी फिगर से दिखाने की कोशिश की। आप किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं, चेक करते हैं और एक थियरी बनाते हैं। ये इंडक्टिव रिसर्च हुआ, बेसिक रिसर्च। लेकिन जब आपकी थियरी बन जाती है, उसके आधार पर आप किसी घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप थियरी के आधार पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके आधार पर आप ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो आप डिडक्टिव रिसर्च करते हैं, अक्सर अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लिंक्ड है। जब आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं, यू आर गोइंग टू डिडक्शन। जब आप बेसिक रिसर्च करते हैं, यू आर गोइंग टू इंडक्शन। और कहीं ना कहीं एक रिसर्च का आउटपुट दूसरे रिसर्च का क्वेश्चन हो जाता है। इंडक्टिव रिसर्च का जो आउटपुट है वो डिडक्टिव रिसर्च का क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरह से जो डिडक्टिव रिसर्च का आउटपुट है वो इंडक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है। हमने पहले ही बताया था कि एक अच्छे रिसर्च में एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स की बहुत सारी गाइडलाइन है। एक लाइन में अगर कहना हो तो आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट और आपके रिसर्च क्वेश्चन, इन दोनों की सुविधाओं का, इन दोनों के लाभों को ध्यान में रखता है। यानी आपका कॉस्ट ऑफ रिसर्च इतना न बढ़ जाए कि गेन लेस हो जाए, ठीक है, या आप अपना गेन को इतना मत बढ़ा दीजिए कि वो इंडिविजुअल की कॉस्ट पे हो जाए। एथिक्स सिंपल यही है, अपने रिसर्च को इतना ज़्यादा मैकेनाइज मत कर दीजिए कि जिस पर कर रहे हैं वो लॉस हो जाए, ठीक है, या उनका इतना ज़्यादा ध्यान मत रखने लगिए कि आपके रिसर्च की कोई कीमत ही न रह जाए। तो एथिक्स वो है जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है पार्टिसिपेंट्स के हित और रिसर्च के हित का, विज्ञान के हित और जिनके लिए रिसर्च कर रहे हैं उनके हित, दोनों को अगर ध्यान में रखता है तो एक अच्छा नैतिक शोध कहा जाएगा। ना जो आप शोध कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं, उसका कुछ अर्थ है कि नहीं, उसका कोई महत्व है कि नहीं, ये हम कई तरह के वैलिडिटी क्वेश्चन से देखते हैं। ये एक स्टेप अप्रोच है। पहला जो बेसिक चीज़ हम ये देखते हैं कि इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, क्या कोई संबंध है, जिन मुद्दों पर हम रिसर्च कर रहे हैं उन मुद्दों के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ संबंध है तो फिर इसको हम कंक्लूजन कहते हैं। और गुड रिसर्च शुड गिव अ कंक्लूजन। तो पहला वैलिडिटी तो यही है कि इफ अ रिसर्च इज एबल टू कंक्लूड इट्स अ वैलिड रिसर्च। दूसरा, जो रिलेशनशिप मिला है कंक्लूजन में वो कॉजल है या नहीं, यानी एक कारण है दूसरा परिणाम है कि नहीं। अगर ये हम आंसर दे पाते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। कैन वी जनरलाइज टू द कंस्ट्रक्ट, जो रिलेशनशिप हमें मिला है क्या उसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, क्या इस फिनोमिना को इस परिप्रेक्ष्य से बाहर निकाल कर भी देख सकते हैं। अगर ये जवाब हमारा मिल जाता है तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है कि क्या जो हमें मिला है वो इस परिप्रेक्ष्य से निकल करके बाहर दूसरे परिप्रेक्ष्य, दूसरे व्यक्ति, दूसरे पर्सन, दूसरे समय में भी उपयोगी रहेगा। अगर ये मिल जाता है तो इसे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं।
यानी अगर रिसर्च के परिणाम रिसर्च से बाहर निकल जाए तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, बाहर उस रिसर्च से बियॉन्ड उसका उपयोग हो सके। लास्ट जो स्लाइड है जिस पर कि हम इसको ख़त्म करेंगे वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि हाउ टू गेट अगेन अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। आप देखेंगे कि मैं बार बार रिसर्च में प्रॉब्लम पे आके फोकस हो जा रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है शोध की, जितनी मैंने वर्कशॉप किए हैं और इवेलुएट किया है थीसिस को, वो देखा है कि कहीं ना कहीं बिगिनिंग लेवल पे ही प्रॉब्लम हो जाती है। समस्या ये है कि समस्या ही नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या एक अच्छी समस्या का न होना। तो कैसे समस्या को करने की कोशिश करें? रीड लिटरेचर, रिफ्लेक्ट, डिस्कस एंड आइडेंटिफाई गैप। खूब पढ़िए। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम, आप लोग तो ले चुके होंगे, जब आप अपने विद्यार्थियों को रिसर्च प्रॉब्लम खोजने में हेल्प करिए तो कहिए भाई पढ़ो को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और बताओ कि कहाँ पर तुम्हें कुछ कमी लग रही है। अगर कमी लग रही है तो उन सारे को लिस्ट कर दो। क्या क्या तुम्हारे मन में क्वेश्चन आए इस लिटरेचर को पढ़ते समय, लिस्ट कर दिया। तो उसके बाद अब लिटरेचर को चेक करो कि ऐसा तो नहीं कि जो समस्याएं तुम लिस्ट किए हो वो कहीं किसी दूसरे लिटरेचर में ऑलरेडी आंसर है। अगर मिलता है कि हाँ ये किसी न किसी दूसरी किताब, दूसरे आर्टिकल में आंसर कर लिया गया, देन गो टू स्टेप 1 अगेन, और खोजो और समस्याएं खोजो। और अगर इस लिस्ट में से कोई ऐसी समस्या निकल आती है जिसका उत्तर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाइए, टेस्ट इट्स फिजिबिलिटी। क्यों इस समस्या का उत्तर नहीं दिया गया? ऐसा तो नहीं है कि उत्तर दिया ही नहीं जा सकता अभी फिलहाल। साहब मंगल पे आदमी सांस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इस बारे में लिटरेचर में कोई जवाब नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा बेटा रुक जाओ, पहले हमारा ऐसा विमान बन जाए जिससे तुम मंगल पे जा सको। ठीक है, तो हो सकता है एक अच्छी समस्या आ जाए, लेकिन फिजिबिलिटी आपको देखनी होगी कि वो किया जा सकता है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। अगर आपने देखा कि किया जा सकता है, देन एलिमिनेट एम्पिरिकल क्वेश्चंस। तब आप उसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेकर के आइए कि ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, की जा सकती है, ठीक है हम करेंगे, लेकिन कौन से खास 2-3 प्रश्नों का उत्तर हम देना चाहेंगे। और अगर एक सूटेबल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या एक ऐसा फिजिबल एम्पिरिकल क्वेश्चन है जो एड्रेस किया जा सकता हो? अगर जवाब है नहीं तो फिर वापस लौट जाइए स्टेप 1 पे। सांप सीढ़ी का गेम है ये, 99 पे आते आते सांप ने काट लिया, 11 पे चले आए। तो उसी तरह से यहाँ आते आते आपको जवाब मिला कि नहीं प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, तो वापस चले जाइए लिखने। और अगर मिल गया है प्रॉब्लम, देन फिर अगले स्टेज पर पहुँचिए रिसर्च डिजाइन की ओर। और फिर वो प्रोसेस जिसकी बात की गई है, वेरिएबल उसमें से खोजिए, हाइपोथेसिस बनाइए और फिर एक अच्छे डिजाइन की बात करिए। तो फिलहाल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च है उसके अंतर्गत इतना ही है। क्योंकि ये मैटर ये सोच के तैयार किया था कि 2 अलग अलग लेक्चर देने का मौका मिलेगा दिन भर में, तो इसलिए इसके आगे भी कई चीज़ें थी, लेकिन वो मौका दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे नहीं मिल पाया। तो इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर हो सकता है कहीं और किसी फॉर्म में चर्चा करने का मौका मिले। तो आज के लिए यहीं पर है। अगर आपके पास कोई सवाल है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ पॉइंट्स जिसको इलाबोरेट करना चाहते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो आमंत्रित हैं।
अदरवाइज तो हम जानते हैं कि आप लोग कंप्यूटर लैब से बहाने अब आराम करने के मूड में हैं। बस सर अब तो हमें कंप्यूटर पकड़ा दो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ये स्लाइड्स यहीं डेस्कटॉप पे मैंने रख छोड़ा है, ये मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से देख करके इकट्ठा किया है, तो आप बिल्कुल चाहे ले जा सकते हैं। अरे ठीक है, ये देखना भी